वीरा वीरा वाला। वीरपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, वीर और वीरा। वीर जितना साहसी था, वीरा उतनी ही समझदार। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, खासकर उनकी अनोखी आवाजों के कारण। वीर की आवाज ऊंची और दमदार थी, वीरा की आवाज में एक प्यारी सी गूंज थी, वीर। एक दिन गांव के पास वाले जंगल में अजीबोगरीब शोर सुनाई देने लगा। लोगों में डर का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी आवाज है। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी भूत का साया है, तो कुछ ने कहा कि यह किसी जंगली जानवर की दहाड़ है। वीर और वीरा को यह सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वीर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और बोला, वीरा, हमें पता लगाना होगा कि यह क्या है। गांव के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं। वीरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वीर की ओर देखा और मुस्कुराई, जरूर वीर, तुम्हारी ताकत और मेरी बुद्धि, हम मिलकर इस रहस्य को जरूर सुलझा लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह वीर ने अपनी दमदार आवाज में पुकारा, वीरा। और वीरा ने अपनी प्यारी गूंज में जवाब दिया, वीर। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय उन अजीबोगरीब आवाजों के जो कभी धीमी तो कभी तेज हो जाती थीं। वीर अपनी लाठी संभाले आगे बढ़ रहा था और वीरा आसपास ध्यान से देख रही थी। अचानक एक झाड़ी के पीछे से वह अजीब आवाज आई, गुटर गुटर, भो, म्याऊं। वीर और वीरा एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। यह एक साथ कई जानवरों की आवाजें लग रही थीं। धीरे धीरे दोनों झाड़ी के पास पहुंचे और छिपकर अंदर झांका। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक छोटा सा गोलमटोल जानवर बैठा था, जिसके शरीर पर अलग अलग रंगों के धब्बे थे। वह कभी बिल्ली की तरह म्याऊं कर रहा था, कभी कुत्ते की तरह भौं और कभी कबूतर की तरह गुटर गुटर। वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? वीरा ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और ध्यान से उस जानवर को देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। वीर, वह धीरे से बोली, मुझे लगता है कि यह कोई जादुई जानवर है। शायद यह अलग अलग जानवरों की आवाजों की नकल कर सकता है। वीर को वीरा की बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन वह जानता था कि वीरा की बुद्धि पर भरोसा किया जा सकता है। दोनों धीरे धीरे उस जानवर के पास गए। वीरा ने अपनी मधुर आवाज में कहा, नमस्ते छोटे दोस्त। तुम कौन हो और ऐसी अजीब आवाजें क्यों निकाल रहे हो? वह जादुई जानवर थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। वह गोल गोल आंखों से वीर और वीरा को देखने लगा। फिर उसने एक और आवाज निकाली, चींची। वीर और वीरा हंस पड़े। वीरा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जानवर को सहलाया। वह छोटा सा जीव धीरे धीरे शांत हो गया और उनके पास आकर बैठ गया। वीर ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ गांव चलोगे? उस जानवर ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई, जैसे कि वह हाँ कह रहा हो। वीर और वीरा उस जादुई जानवर को लेकर गांव वापस आए। गांव वालों ने जब उस अजीबोगरीब जीव को देखा और उसकी अनोखी आवाजें सुनी तो वे पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि डरने की कोई बात नहीं है। वीर और वीरा ने उस जानवर का नाम वीरावीर रख दिया। वीरावीर पूरे गांव में घूमता और अपनी मजेदार आवाजों से सबका मनोरंजन करता। बच्चों को तो वह बहुत पसंद था। इस तरह वीर की बहादुरी और वीरा की समझदारी ने गांव वालों के डर को दूर किया और उन्हें एक नया दोस्त दिलाया, आगे वीरा वीरा वाला, यानी वीर और वीरा का अनोखा साथी। एक समय की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में दरबार लगाए बैठे थे। दरबारियों और विद्वानों से खचाखच भरे उस कक्ष में शांति छाई हुई थी, जब एक अजीबोगरीब फरियादी ने प्रवेश किया।
वह एक दुबला पतला आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जहां पनाह, उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ फरियादी? बयान करो। उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक गरीब किसान है और उसके पड़ोसी, जो कि एक धनी व्यापारी है, ने धोखे से उसकी उपजाऊ जमीन हड़प ली है। उसने कई बार पंचायत में गुहार लगाई, लेकिन व्यापारी के धन और प्रभाव के कारण उसे न्याय नहीं मिला। अकबर ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। जब किसान चुप हुआ तो उन्होंने अपने वजीर-ए-आज़म बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले की तहकीकात करो और देखो कि क्या सच है। बीरबल ने फरियादी को अपने साथ आने को कहा और वे दोनों उस गांव की ओर रवाना हुए जहां किसान रहता था। गांव पहुंचकर बीरबल ने किसान के पड़ोसी, उस धनी व्यापारी से मुलाकात की। व्यापारी ने बड़ी शान से कहा कि वह जमीन उसकी है और उसने उसे उचित मूल्य देकर खरीदा है। उसने कुछ जाली दस्तावेज भी दिखाए। बीरबल को व्यापारी की बातों पर संदेह हुआ। उन्होंने किसान से उस जमीन के बारे में और जानकारी ली। किसान ने बताया कि उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और उसके पास पुराने लगान के कागजात भी हैं। अगले दिन बीरबल ने गांव के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उन्होंने किसान और व्यापारी दोनों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया। जब व्यापारी ने अपने जाली दस्तावेज पेश किए तो बीरबल ने बुजुर्गों से पूछा कि क्या वे इस जमीन के बारे में कुछ जानते हैं। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने आगे आकर कहा, यह जमीन तो किसान के दादाजी के समय से उनके परिवार के पास है। हमने कभी नहीं सुना कि यह जमीन बिकी हो। बूढ़े व्यक्ति की गवाही ने व्यापारी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने व्यापारी को फटकार लगाई और अकबर के आदेश का हवाला देते हुए किसान की जमीन उसे वापस लौटाने का हुक्म दिया। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे और अकबर को पूरी कहानी सुनाई तो बादशाह उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक और दिलचस्प मामला सामने आया। दो व्यक्ति अकबर के पास आए और दोनों एक ही घोड़े पर अपना अपना हक जता रहे थे। दोनों का कहना था कि घोड़ा उनका है और दूसरा झूठ बोल रहा है। अकबर इस पहेली को सुलझाने में असमर्थ थे। उन्होंने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे घोड़े को अस्तबल में ले जाएं और कल सुबह दोनों व्यक्तियों को फिर से दरबार में पेश करें। अगले दिन जब दोनों व्यक्ति दरबार में आए तो बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि वे घोड़े को बिना लगाम के खुला छोड़ दें और दोनों व्यक्तियों से बारी बारी से उसे पकड़कर दिखाने को कहें। पहला व्यक्ति आगे बढ़ा और उसने घोड़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा उससे दूर भागता रहा क्योंकि वह उसे ठीक से नहीं जानता था। फिर दूसरे व्यक्ति की बारी आई। वह धीरे से घोड़े के पास गया और उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। घोड़ा तुरंत उसके पास आ गया और उसने उसे आसानी से पकड़ लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली मालिक यही दूसरा व्यक्ति है। घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है। अकबर बीरबल की इस सरल लेकिन प्रभावी तरकीब से बहुत खुश हुए। उन्होंने उस धोखेबाज व्यक्ति को सजा दी और असली मालिक को उसका घोड़ा वापस दिलवाया। एक और अवसर पर अकबर ने अपने दरबारियों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक रेखा खींची और अपने दरबारियों से कहा कि बिना इसे छुए इसे छोटा करके दिखाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। कोई रेखा को मिटाने की बात कर रहा था तो कोई उसे काटने की।
लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने उस पहली रेखा के नीचे एक और लंबी रेखा खींच दी। अब पहली रेखा दूसरी रेखा के मुकाबले छोटी दिखने लगी थी, बिना उसे छुए या मिटाए। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई पर हैरान रह गए। इस तरह बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता से अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते रहे और लोगों को न्याय दिलाते रहे। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बहुत समय पहले भारत में एक महान मुगल बादशाह अकबर का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और कला संस्कृति के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। इनमें सबसे बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे बीरबल। बीरबल न केवल एक चतुर सलाहकार थे, बल्कि वे अपनी विनोदी स्वभाव और मुश्किल से मुश्किल पहेलियों को आसानी से सुलझाने की क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था और रंग-बिरंगे फूल अपनी खुशबू से वातावरण को महका रहे थे। अकबर के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा ली जाए। दरबार में लौटने के बाद अकबर ने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, आज मैं आप सभी के सामने एक अनोखी समस्या रखने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। कुछ दरबारियों ने बादशाह की ओर इशारा किया, तो कुछ ने सेना की शक्ति की बात की। किसी ने धन दौलत को सबसे बड़ा बताया, तो किसी ने ज्ञान और विद्या को। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई भी एक निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच पा रहा था। जब सभी दरबारी अपनी अपनी बातें कह चुके, तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तुम्हारे अनुसार इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे विचार से इस संसार में सबसे शक्तिशाली वह है जिसके पास धैर्य और सहनशीलता है। अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के इस उत्तर से थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल किसी महान योद्धा या किसी शक्तिशाली राजा का नाम लेंगे। अकबर ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों मानते हो? क्या धैर्य और सहनशीलता किसी शक्तिशाली सेना या अपार धनदौलत से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर जहांपनाह। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात स्पष्ट करना चाहूंगा। अकबर और सभी दरबारी ध्यान से बीरबल की कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार एक घने जंगल में 2 शक्तिशाली पेड़ थे, एक विशालकाय बरगद का पेड़ और एक लंबा और सीधा बांस का पेड़। बरगद का पेड़ अपनी मजबूत जड़ों और विशाल शाखाओं के कारण बहुत शक्तिशाली माना जाता था। वह हर तरह के तूफान और आंधी में भी अडिग खड़ा रहता था। दूसरी ओर बांस का पेड़ पतला और लचीला था। जब तेज हवा चलती थी तो वह झुक जाता था और हवा का रुख थमने के बाद फिर से सीधा खड़ा हो जाता था। एक दिन जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। बरगद का पेड़ अपनी शक्ति पर बहुत घमंड कर रहा था। उसने सोचा कि यह मामूली तूफान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा और तूफान का सामना करने की कोशिश करता रहा। लेकिन तूफान की प्रचंडता इतनी ज्यादा थी कि बरगद की एक मोटी शाखा टूट गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। अंत में वह विशाल पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गया और जमीन पर गिर पड़ा। वहीं दूसरी ओर बांस का पेड़ तूफान को आते देख तुरंत झुक गया। तेज हवाएं उसके ऊपर से गुजर गईं, लेकिन वह लचीला होने के कारण टिका रहा। जब तूफान शांत हुआ
तो बांस का पेड़ फिर से धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। कहानी सुनाने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो शक्तिशाली होने का घमंड करता है और परिस्थितियों के आगे झुकने से इनकार करता है, वह अंततः टूट जाता है। जबकि जो धैर्य और सहनशीलता के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है और समय के अनुसार खुद को ढाल लेता है, वह सुरक्षित रहता है और लंबे समय तक टिका रहता है। अकबर बीरबल की इस गहरी बात को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी सरलता से एक बहुत बड़ी सच्चाई को उजागर कर दिया था। उन्होंने अन्य दरबारियों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भी आश्चर्य और स्वीकृति के भाव थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है कि धैर्य और सहनशीलता वास्तव में सबसे बड़ी शक्ति हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह जीवन की हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकता है। इस घटना के बाद अकबर का बीरबल के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल न केवल उनके दरबार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, बल्कि वे एक सच्चे मार्गदर्शक और सलाहकार भी हैं। एक अन्य अवसर पर अकबर ने अपने दरबारियों से एक और पेचीदा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मेरे राज्य में कितने कौवे हैं? इस सवाल को सुनकर सभी दरबारी फिर से सोच में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े राज्य में कौवों की सही संख्या कैसे पता लगाई जा सकती है। कुछ दरबारियों ने अनुमान लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके उत्तर आपस में बहुत अलग थे। जब किसी को कोई सही जवाब नहीं सूझा, तो अकबर ने हमेशा की तरह बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब मैं आपको तुरंत दे सकता हूं। मेरे अनुमान के अनुसार आपके राज्य में कुल 5,24,334 5,24,334 कौवे हैं। अकबर और सभी दरबारी बीरबल के इस सटीक उत्तर को सुनकर हैरान रह गए। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें इतनी निश्चितता से यह संख्या कैसे पता चली? क्या तुमने सच में सभी कौवों को गिना है? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, मैंने सभी कौवों को नहीं गिना, लेकिन मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। अकबर ने अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाए और पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मेरे अनुमान के अनुसार आपके राज्य में जितने कौवे हैं, उनकी संख्या 5,24,334 है। यदि गिनती करने पर यह संख्या ज्यादा निकलती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पड़ोसी राज्यों से कुछ कौवे उड़कर हमारे राज्य में आ गए हैं। और यदि यह संख्या कम निकलती है, तो इसका मतलब है कि हमारे राज्य के कुछ कौवे उड़कर पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। बीरबल का यह तर्क सुनकर अकबर और सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा जवाब हमेशा लाजवाब होता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से अकबर के दरबार को हमेशा रोचक और ज्ञानवर्धक बनाए रखते थे। उनकी कहानियां और उनके जवाब आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और सिखाते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों का सामना धैर्य, बुद्धिमत्ता और हास्य के साथ कैसे किया जा सकता है। बीरबल वास्तव में अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न थे, जिनकी चमक हमेशा बनी रहेगी। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे और हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। तभी उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी कौन है? बीरबल हमेशा की तरह हाजिर जवाब थे। उन्होंने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे ज्यादा आलसी वह व्यक्ति है जो बैठा बैठा भी थक जाए।
अकबर और बाकी दरबारी बीरबल के इस जवाब पर खूब हंसे। अकबर ने कहा, यह तो तुमने ठीक कहा बीरबल, लेकिन क्या तुम ऐसे किसी आलसी व्यक्ति को जानते हो? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपना, मेरे पड़ोस में ही एक ऐसा व्यक्ति रहता है। अकबर को उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा, अच्छा, तो कल उसे हमारे दरबार में पेश करो, हम भी देखें कि वह कितना आलसी है। अगले दिन बीरबल उस आलसी व्यक्ति को दरबार में लेकर आए। वह व्यक्ति देखने में तो स्वस्थ लग रहा था, लेकिन उसकी चाल ढाल में सुस्ती साफ झलक रही थी। अकबर ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर बीरबल से पूछा, क्या सच में यह इतना आलसी है? बीरबल ने कहा, जी जहांपना, आप खुद ही देख लीजिए। अकबर ने उस आलसी व्यक्ति से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आलसी व्यक्ति ने धीरे से कहा, मुझे बीरबल लाए हैं। अकबर ने फिर पूछा, तुम क्या काम करते हो? आलसी व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सोचने का काम करता हूं। अकबर हैरान हुए। उन्होंने पूछा, सोचने का काम? वह कैसा काम होता है? आलसी व्यक्ति ने अपनी आंखें आधी खोलते हुए कहा, जहांपनाह, सोचना बहुत मुश्किल काम है। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है। इसलिए मैं दिन भर बैठकर यही सोचता रहता हूं कि कौन सा काम सबसे कम मेहनत वाला है और उसे कैसे किया जाए। दरबार में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, वाह, यह तो सच में बड़ा आलसी है। अच्छा बीरबल, अब तुम ही बताओ कि इसका क्या किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसे 1 महीने का शाही भत्ता दीजिए और कहिए कि यह बैठकर आराम से सोचे कि बिना कुछ किए कैसे जिया जा सकता है। अकबर को बीरबल का यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने उस आलसी व्यक्ति को 1 महीने का शाही भत्ता देने का आदेश दिया। वह आलसी व्यक्ति यह सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने उठने की भी जहमत नहीं उठाई और वहीं जमीन पर लेट गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, देखा जहांपनाह, यही है असली आलसी। इसे इनाम भी मिला तो उठने की हिम्मत नहीं हुई। अकबर और सभी दरबारी एक बार फिर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम हर मुश्किल को भी हंसी में बदल देते हो। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी की और भी प्रशंसा की, और वह आलसी व्यक्ति शाही भत्ते पर आराम से बैठकर सोचने के अपने काम में लगा रहा। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच के हास्यप्रद और बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद को दर्शाती है, जहां बीरबल अपनी चतुराई से हर स्थिति को मनोरंजक बना देते हैं। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूर दूर से कई तरह के कलाकार और जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। बादशाह को भी ऐसी चीजें देखने में बड़ा आनंद आता था। एक दिन एक ऐसा ही मशहूर जादूगर दरबार में आया। उसने अपनी कला के बड़े चर्चे सुने थे और वह स्वयं अपनी आंखों से उसका जादू देखना चाहते थे। जादूगर ने दरबार में प्रवेश किया और बादशाह अकबर को अदब से सलाम किया। उसने अपने साथ एक छोटा सा संदूक और कुछ रंगीन कपड़े रखे हुए थे। बादशाह ने उसे अपनी कला दिखाने की अनुमति दी। जादूगर ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसने अपनी झोली से कई तरह की चीजें निकालीं, रंगीन रुमाल, ताश के पत्ते, छोटे छोटे खिलौने। उसने अपनी उंगलियों की फुर्ती और कुछ मंत्रों के सहारे उन चीजों को गायब कर दिया और फिर अचानक से कहीं और से प्रकट कर दिया। दरबार के सभी लोग उसकी कला देखकर हैरान थे। बच्चे तो खासकर बहुत खुश हो रहे थे। फिर जादूगर ने अपना सबसे मशहूर जादू दिखाने का दावा किया। उसने अपना संदूक खोला और उसमें से एक खाली घड़ा निकाला। उसने दरबारियों को घड़ा अंदर से खाली दिखाया।
फिर उसने उस घड़े के ऊपर एक रंगीन कपड़ा डाल दिया और कुछ देर तक उस पर अपने हाथ घुमाता रहा। कुछ देर बाद उसने कपड़ा हटाया तो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से आंखें फाड़े देखते रह गए। बादशाह अकबर भी जादूगर की इस कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जादूगर की प्रशंसा की और उसे कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए। लेकिन दरबार में बीरबल भी मौजूद थे, जो हमेशा हर चीज को गहराई से देखते और समझते थे। उन्हें जादूगर के प्रदर्शन में कुछ ऐसा लगा जो पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं था। उन्हें यह मानने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी कि सच में कोई जादू हो सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखकर पूछा, बीरबल, तुम्हें यह जादू कैसा लगा? क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत दृश्य देखा है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जादूगर की कला निश्चित रूप से अद्भुत है और उसने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। उसकी उंगलियों की फुर्ती और चीजों को गायब करने की कला लाजवाब है। बादशाह समझ गए कि बीरबल की बातों में कुछ छिपी हुई बात है। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह सचमुच जादू था, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरी समझ कहती है कि यह हाथों की सफाई और कुछ छोटी मोटी तरकीबों का कमाल था। दुनिया में सच में जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण अवश्य होता है। यह सुनकर दरबार में कुछ दरबारी बीरबल पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल हमेशा हर चीज में तर्क ढूंढते रहते हैं और इस अद्भुत जादू को भी मानने को तैयार नहीं हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो, बीरबल? क्या तुम बता सकते हो कि जादूगर ने घड़े में फूल कैसे प्रकट किए? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, अवश्य जहांपना। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं कल इसी तरह का जादू करके दिखा सकता हूं। बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने बीरबल को अगले दिन दरबार में अपना जादू दिखाने की अनुमति दे दी। अगले दिन दरबार फिर से भरा हुआ था। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या जादू दिखाते हैं। जादूगर भी वहीं मौजूद था, थोड़ा सा घबराया हुआ कि कहीं बीरबल उसकी कला का रहस्य न खोल दें। बीरबल ने जादूगर के जैसे ही एक खाली घड़ा मंगवाया और उसे दरबारियों को अच्छी तरह से दिखाया कि वह सचमुच खाली है। फिर उन्होंने उस पर एक कपड़ा डाला और कुछ देर तक उस पर हाथ घुमाते रहे। जब उन्होंने कपड़ा हटाया तो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। दरबार में सभी लोग हैरान रह गए। जादूगर भी अपनी आंखें मलने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल ने यह कैसे किया। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह तुमने कैसे किया, बीरबल? क्या तुम भी जादू जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपना, मैं कोई जादू नहीं जानता। मैंने बस थोड़ा सा ध्यान दिया कि जादूगर ने क्या किया था। फिर बीरबल ने उस तरकीब का खुलासा किया जिसका इस्तेमाल उन्होंने और जादूगर ने किया था। उन्होंने बताया कि घड़े के अंदर पहले से ही एक छिपी हुई थैली में फूल रखे हुए थे। जब जादूगर या बीरबल घड़े पर कपड़ा डालते थे तो वे चुपचाप उस थैली को खोल देते थे और फूल घड़े में गिर जाते थे। कपड़ा हटाने पर ऐसा लगता था जैसे फूल अचानक से प्रकट हुए हों। जादूगर यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसकी कला का रहस्य खुल गया था। बादशाह अकबर और दरबार के अन्य लोग बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी अवलोकन क्षमता की प्रशंसा करने लगे। बादशाह ने जादूगर से कहा, तुम्हारी कला में हाथों की सफाई और फुर्ती तो अच्छी थी, लेकिन तुमने इसे जादू का नाम देकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। असली बुद्धिमानी तो सच्चाई और तर्क में है। जादूगर ने अपनी गलती मानी और बादशाह से माफी मांगी। बादशाह ने उसे माफ कर दिया,
लेकिन उसे भविष्य में अपनी कला को सही ढंग से प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस घटना से यह सीख मिलती है कि हमें हर चीज पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करके सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से न केवल जादूगर के भ्रम को दूर किया बल्कि दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यह कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का एक और उदाहरण है, जो हमेशा लोगों को सच्चाई और तर्क के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाती हैं। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अकबर के मन में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा खुश कौन है? दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है। कुछ दरबारी अमीर लोगों का नाम लेने लगे तो कुछ शक्तिशाली राजाओं का। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे ज्यादा खुश वह व्यक्ति है जो अपनी किस्मत से संतुष्ट है। अकबर को बीरबल का जवाब कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने कहा, यह तो एक साधारण सी बात है। क्या तुम्हारे पास कोई और अनोखा जवाब है? बीरबल ने कहा, जरूर जहांपनाह। कल सुबह आप मेरे साथ बाग के बाहर चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे ज्यादा खुश कौन है। अगले दिन सुबह अकबर बीरबल के साथ बाग के बाहर गए। उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक गरीब आदमी बैठा हुआ है। उसके पास एक पुरानी टोकरी है और वह उसमें कुछ मामूली चीजें बेच रहा है। वह अपनी धुन में एक पुराना गीत गा रहा था और उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश है? इसके पास तो कुछ भी नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हां, जहांपनाह। इस व्यक्ति के पास भले ही धन दौलत न हो, लेकिन इसके पास संतोष का खजाना है। यह अपनी मेहनत की कमाई से खुश है और इसे किसी और चीज की लालसा नहीं है। यही सच्ची खुशी है। अकबर ने ध्यान से उस गरीब आदमी को देखा। उसके चेहरे की चमक और उसकी आवाज की मस्ती देखकर अकबर समझ गए कि बीरबल सच कह रहा है। उस दिन अकबर को एक नया सबक मिला कि खुशी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि संतोष और मन की शांति में होती है। यह सुनकर दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अकबर भी बहुत प्रसन्न हुए। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों से घिरे बैठे थे। गर्मी का मौसम था और दोपहर की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। अकबर कुछ परेशान दिख रहे थे। उन्होंने अचानक कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हर किसी के मन में अलग अलग विचार आ रहे थे। कोई सोच रहा था कि बादशाह सबसे ताकतवर हैं, तो कोई सेना को। कुछ विद्वानों का मानना था कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए थे। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, मेरी राय में इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जरूरत है। अकबर भौहें चढ़ाकर बोले, जरूरत? वह कैसे? बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक जंगल में एक शेर और एक लकड़हारा रहते थे। शेर जंगल का राजा था, बलवान और निर्भीक। लकड़हारा गरीब था, लेकिन वह हर दिन जंगल से लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी
और उसे प्यास लग गई। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और उसका गला सूख रहा था। उसे लगने लगा कि अगर उसे जल्द ही पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। उसी समय शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे भी प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। आखिरकार दोनों एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचे। नदी में थोड़ा ही पानी बचा था, इतना कि सिर्फ एक ही अपनी प्यास बुझा सकता था। शेर ने लकड़हारे को देखा और दहाड़ते हुए कहा, यह पानी मेरा है। दूर हट जाओ। लकड़हारा डर गया, लेकिन उसकी प्यास इतनी ज्यादा थी कि उसने हिम्मत करके कहा, महाराज, मुझे भी पानी की जरूरत है। मेरी जान जा रही है। शेर गुस्से से लाल हो गया। उसने पंजा उठाया और लकड़हारे को मारने के लिए झपटा। लेकिन तभी लकड़हारे के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और शेर की तरफ दिखाते हुए कहा, अगर तुमने मुझे पानी पीने से रोका तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुम पर वार करूंगा। मेरी जान बचाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शेर यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने लकड़हारे की आंखों में देखा। उसे लकड़हारे की डेस्परेशन और अपनी जान बचाने की इच्छा साफ दिखाई दे रही थी। शेर जानता था कि एक घायल और डेस्परेट आदमी कितना खतरनाक हो सकता है। शेर ने एक पल सोचा और फिर पीछे हट गया। उसने लकड़हारे को पानी पीने दिया। लकड़हारे ने अपनी प्यास बुझाई और फिर शेर ने भी पानी पिया। बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, जहां पनाह, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जरूरत सबसे बड़ी ताकत है। जब लकड़हारे को पानी की सख्त जरूरत थी, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए जंगल के राजा शेर का भी सामना करने की हिम्मत दिखाई। उसकी जरूरत उसकी ताकत बन गई। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी भरी बात सुनकर बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, जरूरत वाकई सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी के बाद अकबर ने अपने दरबारियों को जरूरतमंदों की मदद करने और उनकी जरूरतों को समझने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी किसी की जरूरत को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जरूरत में इंसान कुछ भी कर सकता है। बीरबल की इस कहानी ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और दरबार में उनकी बुद्धिमानी की चर्चा और भी बढ़ गई। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था और रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। अकबर का मन प्रसन्न था और उन्होंने अपने खास दरबारी बीरबल से कहा, बीरबल, आज मौसम कितना खूबसूरत है। मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा देखूं जो मैंने पहले कभी न देखा हो। बीरबल हमेशा की तरह तैयार थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर उत्सुकता से बीरबल के साथ चल पड़े। बीरबल उन्हें बाग के एक ऐसे कोने में ले गए जहां एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाएं आसमान की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने पेड़ के नीचे खड़े होकर कहा, जहां पनाह, इस पेड़ को ध्यान से देखिए। क्या आपने पहले कभी ऐसा पेड़ देखा है? अकबर ने पेड़ को गौर से देखा। वह सचमुच बहुत बड़ा और पुराना था। उन्होंने कहा, हाँ बीरबल, यह पेड़ वाकई बहुत विशाल है। लेकिन इसमें नया क्या है? मैंने ऐसे कई पेड़ देखे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस पेड़ की खासियत इसकी उम्र नहीं, बल्कि इसकी याददाश्त है। अकबर हैरान होकर बोले, याददाश्त? पेड़ों में याददाश्त कहाँ होती है?
बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपना। यह पेड़ सदियों से यहाँ खड़ा है और इसने कितने ही मौसम देखे हैं, कितने ही लोगों को आते जाते देखा है। यह सब कुछ याद रखता है। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो मुमकिन ही नहीं है बीरबल। पेड़ कैसे याद रख सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको साबित कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है, दिखाओ कैसे। बीरबल ने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, तुम इस पेड़ के तने पर एक निशान बना दो। दरबारी ने वैसा ही किया। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब आप इस पेड़ को भूल जाइए। कुछ महीने बाद हम फिर यहाँ आएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेड़ को वह निशान याद है। अकबर को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली। कुछ महीने बाद अकबर फिर से बीरबल के साथ उसी बाग में गए। बीरबल उन्हें उसी बरगद के पेड़ के पास ले गए और कहा, जहां पनाह, क्या आपको याद है कि हमने कुछ महीने पहले इस पेड़ पर एक निशान बनवाया था? अकबर को तुरंत याद नहीं आया। उन्होंने पेड़ को ध्यान से देखा और फिर उन्हें वह निशान दिखाई दिया। वह हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, यह कैसे मुमकिन है? पेड़ को यह निशान कैसे याद रहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह कभी नहीं कहा कि पेड़ को याद है। मैंने तो यह कहा था कि पेड़ की याददाश्त होती है। यह निशान इस बात का सबूत है कि पेड़ पर जो कुछ भी होता है वह उस पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बात में दम है। तुमने आज मुझे एक नई बात सिखाई। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, यह तो बताओ कि इस पेड़ ने और क्या क्या देखा होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस पेड़ ने इस बाग को बदलते हुए देखा है। इसने यहाँ छोटे छोटे पौधे उगते और बड़े होते देखे हैं। इसने यहाँ कई बादशाहों और रानियों को टहलते हुए देखा होगा। इसने खुशियों और गमों के कई किस्से सुने होंगे। अकबर यह सुनकर और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि यह पुराना पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीता जागता गवाह है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारी बातों से हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह आपकी महानता है जहां पनाह, जो मुझे इस लायक समझती है। इस घटना के बाद अकबर उस बरगद के पेड़ का बहुत सम्मान करने लगे। जब भी वह उस बाग में जाते तो उस पेड़ के नीचे जरूर बैठते और सोचते कि इस पेड़ ने कितने युग देखे होंगे। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को एक साधारण से पेड़ में भी असाधारण ज्ञान और इतिहास देखने की सीख दी। उनकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा होता था, जो अकबर को हमेशा हैरान और प्रभावित करता था। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का एक और उदाहरण है, जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। अकबर, बीरबल और गायब होती हुई हंसी। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह जानी पहचानी मुस्कान गायब थी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। शहंशाह के चेहरे पर उदासी का बादल छाया हुआ था और यह बात पूरे दरबार को भारी लग रही थी। बीरबल, बादशाह ने आखिरकार गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी कोई पसंदीदा चीज अचानक गायब हो जाए? बीरबल हमेशा की तरह हाजिर जवाब बोले, जहां पनाह, ऐसा तो अक्सर होता है। कभी मेरी पसंदीदा पगड़ी कहीं गुम हो जाती है तो कभी मेरी कलम। लेकिन क्या आपकी कोई खास चीज खो गई है? हाँ बीरबल, अकबर ने कहा,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हंसी कहीं खो गई है। आजकल कोई भी बात मुझे पहले की तरह गुदगुदी नहीं करती। दरबार में इतने विदूषक हैं, इतने मजेदार किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन मेरी हंसी बस गायब है। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। जहां पनाह, उन्होंने कहा, अगर आपकी हंसी खो गई है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। शाही घुड़सवारों को चारों दिशाओं में भेजकर ऐलान करवा दीजिए कि जो कोई भी बादशाह की खोई हुई हंसी को ढूंढ कर लाएगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। अकबर को यह विचार कुछ अटपटा लगा, लेकिन उन्हें और कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। उन्होंने बीरबल की बात मान ली और पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया। कुछ दिनों तक दरबार में अजीबोगरीब लोग आते रहे। कोई अजीबोगरीब मुखौटे पहनकर बादशाह को हंसाने की कोशिश करता, तो कोई ऊटपटांग करतब दिखाता। लेकिन अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी नहीं आई। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन था, जो कपड़े से ढका हुआ था। उसने झुककर बादशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपकी हंसी खो गई है। मैं उसे वापस लाने की कोशिश करूंगा। अकबर ने हैरानी से उस बूढ़े आदमी को देखा। तुम्हारे पास क्या है, बूढ़े आदमी? क्या इस बर्तन में मेरी हंसी कैद है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए बर्तन का कपड़ा हटाया। अंदर कुछ नहीं था, वह बर्तन खाली था। दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। अकबर भी हैरान थे। यह क्या है, उन्होंने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, जहां पनाह, हंसी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी बर्तन में कैद किया जा सके। वह तो हमारे अंदर होती है। शायद आपकी हंसी कहीं बाहर नहीं खोई है, बल्कि आपके अंदर ही कहीं छिप गई है। मेरे अंदर? अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ जहां पनाह, बूढ़े आदमी ने कहा। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में, चिंताओं के बोझ तले हम अपनी हंसी को भूल जाते हैं। उसे ढूंढने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना होता है। बीरबल को बूढ़े आदमी की बात में सच्चाई नजर आई। उन्होंने बादशाह की ओर देखा। अकबर अब भी कुछ सोच में डूबे हुए थे। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, जहां पनाह, क्या आपको याद है पिछली बार आप कब खुलकर हंसे थे? वह क्या बात थी जिस पर आपको इतनी हंसी आई थी? अकबर ने अपनी यादों में खोने की कोशिश की। उन्हें धुंधली सी कुछ बातें याद आईं, बचपन के दिन, दोस्तों के साथ की शरारतें। तभी बीरबल ने एक कहानी शुरू की। उन्होंने एक ऐसे कंजूस सेठ की कहानी सुनाई जो अपनी दौलत को इतना प्यार करता था कि उसने अपने नौकर को भी हंसने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि हंसने से उसके शरीर की ऊर्जा बर्बाद होती है। बीरबल ने उस सेठ के अजीबोगरीब कारनामों को इतने मजेदार तरीके से बयान किया कि दरबारियों की हंसी रोकना मुश्किल हो गया। अकबर पहले तो हल्के से मुस्कुराए, फिर उनकी मुस्कान बढ़ती चली गई और आखिरकार वह जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे बरसों बाद किसी ने इतनी खुलकर हंसते हुए सुना हो। जब अकबर की हंसी थमी तो उन्होंने बूढ़े आदमी की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी। तुम सच कह रहे थे, बूढ़े आदमी, उन्होंने कहा, मेरी हंसी मेरे अंदर ही छिपी हुई थी। मुझे बस उसे याद दिलाने की जरूरत थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और कभी कभी, जहां पनाह, हमें दूसरों की हंसी में अपनी हंसी मिल जाती है। अकबर ने उस बूढ़े आदमी को ढेर सारा इनाम दिया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। उस दिन के बाद से अकबर फिर से खुलकर हंसने लगे। दरबार में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा,
बीरबल, उस बूढ़े आदमी में क्या खास था? वह तो कोई जादूगर भी नहीं था। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, उस बूढ़े आदमी के पास अनुभव का खजाना था। वह जानता था कि असली खुशी और हंसी हमारे अंदर ही होती है, और कभी कभी हमें सिर्फ एक छोटी सी याद या एक मजेदार कहानी की जरूरत होती है उसे वापस लाने के लिए। तुम ठीक कहते हो, बीरबल, अकबर ने कहा। और तुम्हारी कहानियां तो हमेशा ही जादू का काम करती हैं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह तो आपकी हंसी का जादू है, जहां पनाह, जो मेरी कहानियों को और भी मजेदार बना देता है। और इस तरह अकबर और बीरबल की दोस्ती और मजेदार कहानियों का सिलसिला हमेशा चलता रहा, और बादशाह की हंसी कभी भी गायब नहीं हुई। यह कहानी लगभग 650 शब्दों की है। यदि आपको इसे 3000 शब्दों तक बढ़ाना है, तो हम इसमें निम्नलिखित चीजें जोड़ सकते हैं। और अधिक मजेदार किस्से, बीरबल द्वारा सुनाई गई कंजूस सेठ की कहानी को और विस्तार दिया जा सकता है, या फिर कुछ और हास्यप्रद पात्रों और घटनाओं को शामिल किया जा सकता है। दरबारियों की प्रतिक्रियाएं, कहानी में दरबारियों के हाव भाव और उनकी टिप्पणियों को और अधिक विस्तार से वर्णित किया जा सकता है, जिससे कहानी और भी जीवंत लगे। बूढ़े आदमी का पृष्ठभूमि, उस बूढ़े आदमी के बारे में थोड़ी और जानकारी दी जा सकती है कि वह कौन था और उसे यह ज्ञान कहाँ से मिला। अकबर की आंतरिक सोच, अकबर की उदासी के कारणों और उनकी भावनाओं को और गहराई से दर्शाया जा सकता है। अन्य प्रयास, बादशाह की हंसी वापस लाने के लिए दरबारियों द्वारा किए गए अन्य मजेदार और असफल प्रयासों को विस्तार से बताया जा सकता है। नैतिक संदेश, कहानी में हंसी के महत्व और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के संदेश को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।